हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आज का न्यूज़पेपर डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 1 जुलाई 2024। तो आज हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे एपीएससी स्टूडेंट्स के लिए। आई हैव आल्सो इंक्लूडेड असम स्पेसिफिक न्यूज़, आल्सो मैपिंग न्यूज़ एंड क्विज फॉर द डे। ठीक है, आज थोड़ा सा एज न्यू मंथ स्टार्ट है तो थोड़ा सा तो पैटर्न चेंज किया मैंने। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज न्यूज़ पेपर एनालिसिस। तो आज जो पहला न्यूज़ है मैंने सोर्स भी मेंशन कर दिया ताकि आपको आसानी हो अगर स्टेट पीसीएस वालों के लिए या फिर कौन से न्यूज़पेपर आप फॉलो करना चाहते हो तो उस हिसाब से भी यू कैन रेफर। ओके, अदरवाइज आई ट्राई टू लाइक कवर द 80% ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूज़। 100% तो नहीं कर सकते, वो तो कोई भी नहीं कर सकता। मैं आपको बोलूंगी कि हाँ आई कवर 100% ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूज़, देन इट विल बी अ लाई। ओके, आई ट्राई टू कवर 80% ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूज़, राइट। तो पहला जो न्यूज़ है कोहैबिटेशन। एंड आप खुद न्यूज़पेपर पढ़ के उसे 100% कर लेना। 20% आप खुद कर लेना, 80% आई एम डूइंग इट फॉर यू, राइट। तो कोहैबिटेशन न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही फिलहाल में आपको पता है कि फ्रांस के इलेक्शंस चल रहे हैं। तो रीसेंट ओपिनियन पोल्स फॉर फ्रांस लेजिस्लेटिव इलेक्शन ने क्या सजेस्ट किया कि वहां पे पॉसिबिलिटी है ऑफ अ कोहैबिटेशन। ओके, तो अब ये तो हो गया न्यूज़। ये हमारे तो ऐसे इनडायरेक्टली तो वैसे क्वेश्चन आएंगे नहीं कि हाँ फ्रांस के इलेक्शन के बारे में बताओ, बट SGS2 में हमारा वो सिलेबस के अंडर आता है कि हमें दूसरे कंट्रीज के साथ भी अपनी इंडियन पॉलिटी वर्सेस दोज कंट्रीज पॉलिटी हमें जाननी होती है। कंपेरिजन आती है ना, ऑप्शंस GS2 में सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। तो वी हैव टू नो द बेसिक टिडबिट्स, राइट। फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस में आईआर में आप अगर हेल्प हो तो यू कैन कोट इट, राइट। तो क्या होता है कोहेबिटेशन? द सिचुएशन वेयर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, ओके, बोथ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर कम फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से जहां जिस सिचुएशन में आते हैं अगर, तो उसे हम कहते हैं कोहेबिटेशन। यानी प्रेसिडेंट की जो पार्टी होती है उसे अगर मेजोरिटी नहीं मिलती है नेशनल असेंबली में, तो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट है वो अपोजिशन पार्टी से दी जाती है। ये ध्यान रखना, ये इंडिया की नहीं है, ये फ्रांस की है। ओके, means president party does not, when the president's party does not have a majority in national assembly, it leads to appointment of prime minister from opposition party, राइट। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है, ऑब्वियसली दोनों के बीच हो रहा है तो पावर शेयर तो होगा ही। कोऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज जरूरी है दोनों के बीच में फॉर एफिशिएंट गवर्नेंस, ऑब्वियसली दोनों अगर दो लोग काम करते हैं तो ये सारी चीजें तो बेसिक कॉमन सेंस है, राइट। तो इनकी जो फ्रांस में इन दोनों का जो रोल होता है वो क्लियरली मेंशन है। क्या होता है प्रेसिडेंट के केस में फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस, ओके, एंड प्राइम मिनिस्टर के केस में क्या होता है डोमेस्टिक पॉलिसी एंड डे टू डे गवर्नेंस। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर डोमेस्टिक पॉलिसी एंड डे टू डे गवर्नेंस, प्रेसिडेंट क्या है फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस। तो ये तो हो गया कोहैबिटेशन के बेसिक्स। अब ये जो क्या है मीन्स फ्रांस के बारे में जानते हैं, फ्रांस के थोड़े से गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। इट्स अ सेमी प्रेसिडेंशियल, ओके, डबल हेडेड एग्जीक्यूटिव, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट भी चला रहा है प्राइम मिनिस्टर भी चला रहा है। ठीक है, वैसे तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ भी है, बट यहाँ पे प्रेसिडेंट हैंडल्स फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस एंड प्राइम मिनिस्टर डोमेस्टिक पॉलिसी एंड डे टू डे गवर्नेंस। ओके, तो डबल हेडेड एग्जीक्यूटिव हो गया। रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ओके, रुको हाईलाइट कर देते हैं तो फिर आसानी होगी, राइट। तो दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ओके, विच क्लियरली डिफाइंस द रोल फॉर द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। यहाँ हमने पढ़ा है कि क्या क्या रोल्स है, राइट। तो अब ऑक्योर्स 3 टाइम्स इन द, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार कोहैबिटेशन होने जा रहा है, ये पहले भी 3 बार हो चुका है इन द फ्रेंच फिफ्थ रिपब्लिक। ये फ्रेंच फिफ्थ रिपब्लिक किसे कहा जाता है? द करंट रिपब्लिकन सिस्टम जो है हमारी फ्रांस गवर्नमेंट में, उसे हम कहते हैं फ्रांस फिफ्थ रिपब्लिकन। ये एस्टेब्लिश किसके द्वारा किए गए थे? चार्ल्स डी गाउले इन 1958। ओके, सो फ्रेंच फिफ्थ रिपब्लिक इज द करंट रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ फ्रांस गवर्नमेंट, राइट। एंड ये तीसरे टाइम है जहाँ पे कोहैबिटेशन होने की संभावना है या हो ही जाएगी। ओके, तो ये हो गया आज हमारा फर्स्ट न्यूज। अब नेक्स्ट न्यूज जो है वो है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास। ओके, न्यूज में क्यों है? बिकॉज इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट अभ्यास द इंडिजिनियसली डेवलप्ड। ओके, तो अब ये तो हो गया चलो न्यूज। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से प्रीलिम से इतना भी टेक्निकल आपको जानने की जरूरत नहीं है डिफेंस वाले चीजों में। बस इतना ध्यान दो कि डेवलप्ड एट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ DRDO। एग्जाम में सारा कुछ सही आएगा कि इट इज हाई स्पीड एक्सटेंडेबल एरियल टारगेट डेवलप्ड एट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ISRO।
ऐसा दे दिया। तो वो सब ना बिटवीन द लाइंस पढ़ने की आदत डालो, बिकॉज यूपीएससी में यही जगह फंसाते हैं। ओके, तो डिजाइन टू प्रोवाइड अ रियलिस्टिक थ्रेट सिनेरियो फॉर प्रैक्टिसिंग द यूज ऑफ वेपन सिस्टम। ऑब्वियसली डिफेंस में कर रहे हैं तो ये सारी चीजों के लिए तो करेंगे ना। देन मेड फॉर ऑटोनोमस फ्लाइट विद द असिस्टेंस ऑफ एन ऑटो पायलट। ध्यान रखना, ऑटो पायलट। ओके, इक्विप्ड विद सिस्टम, ये अगर नहीं ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो मार कॉल कर देना। इसमें तो मतलब यूपीएससी फिर कुछ कर नहीं सकता, ये सब में कर सकता है। और अभी जो टेस्ट हुआ वो ओडिशा में हुआ, तो ये बता देगा कि हाँ हाल ही फिलहाल में सक्सेसफुली हुआ, इंडिजिनियसली डेवलप है, डीआरडीओ ने किया, इतना तक सही बोल देगा, आपको लगेगा हाँ ये तो सही है। बट इन कर्नाटक दे दिया, तो ध्यान रखना इट्स ओडिशा। ओके, इक्विप्ड विद सिस्टम लाइक radar cross section, visual and IR infrared augmentation, laptop based ground control system, pre-flight checks, data recording for post flight analysis for to support weapon practice। तो these are common things, ये सब होना ही है, ये सब नहीं होगा तो कैसे होगा, राइट। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए थोड़ा सोचना, ये नहीं होगा क्या, ये तो होना ही चाहिए ना, इस तरीके से। देन एक्सपेंडेशन एरियल टारगेट इज अ लो कॉस्ट, इसकी क्या है कॉन्स प्रॉस तो कुछ होगी ना, लो कॉस्ट है, रिप्लेसेबल ड्रोन है, देन अनमेंट एरियल व्हीकल्स है, मेंट नहीं है अनमेंट है, ऑटो पायलट है ना। सो अनमेंट एरियल व्हीकल दैट इज यूज्ड टू सिमुलेट एरियल थ्रेट्स एंड एनेबल मिलिट्री ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन एक्टिविटीज। ओके, तो आई होप आपको तो इतना समझ आया होगा। बेसिक थिंग्स याद रखो, एग्जाम में ये सब ही आता है। जहां आपको घुमा सकता है वो डीआरडीओ, ओडिशा, ऑटो पायलट, मैंड या अनमैंड, हाई कॉस्ट या लो कॉस्ट, रिप्लेसेबल ड्रोन नहीं है, ये सब है एक्चुअली में है बट नहीं है ऐसा बोल सकता है। ये सब तो मतलब कॉमन चीज़ है, ये तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस लगाओ। ये सब नहीं होगा तो फिर कैसे ही डिफेंस सिस्टम कैसे ही काम करेगा, राइट। देन हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। तो स्टॉक ऑप्शन प्लान न्यूज में क्यों है, बिकॉज जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, जिसे सीबीआईसी हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उन्होंने कहा कि अब जीएसटी लागू नहीं होगी ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, किस कंपनी में, इशूड बाय इंडियन सब्सिडरीज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। याद रखना, बाहर नहीं, इंडियन जो सब्सिडरीज, इंडिया में जो ब्रांच खोले हुए मल्टीनेशनल कंपनीज, उसमें जीएसटी लागू नहीं होगी। किस चीज में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो इसके और भी सारे प्लान्स है, वी विल डिस्कस इट। ओके, तो कुछ कंडीशन तो होगा जिससे ईएसओपी, ईएसपीपी एंड आरएसयू इशूड बाय फॉरेन फर्म विल नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। इन तीनों के बारे में हम जानेंगे, बिकॉज एग्जाम में इंटरचेंज करके मैच द फॉलोइंग या फिर कुछ आ जाए, आपको अगर यही पूछ ले कि आरएसयू इन न्यूज, बिकॉज इसी के ये सब आसपास ही है, तो आरएसयू इन न्यूज क्या इसकी डेफिनेशन है, तो तीनों के डेफिनेशन पजल कर देंगे, आपको पता नहीं होगा कौन सा क्या डिफरेंस है। तो वी विल सी इट। ओके, तो इसकी पहले देख लेते हैं कि इसकी फायदा, विल बेनिफिट द लाइक्स ऑफ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, वॉलमार्ट जो है, एंड लार्ज नंबर ऑफ टेक कंपनीज एंड अदर एमएनसी, जहाँ के इंडियन एम्प्लॉय विल गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दिस प्लान। ऑब्वियसली जीएसटी नहीं लगेगी, ओके ना। तो इंडियन एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो इट इज सेड इशूड बाय इंडियन सब्सिडरीज ऑफ एमएनसीज, राइट। तो ये हो गया। अब ये देखते हैं कि तीनों टाइप की इसमें डिफरेंस क्या है बेसिक। तो एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज प्लान जो है ना, स्टॉक ऑप्शन प्लान, एन एम्प्लॉय बेनिफिट, ऑब्वियसली आप काम कर रहे हो तो आपके बेनिफिट में होगा ना, दैट गिव्स वर्कर ओनरशिप इंटरेस्ट। याद रखना, वर्कर ओनरशिप इंटरेस्ट कुछ रिलेटेड इंटरेस्ट से, ओके, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ स्टॉक, ठीक है। An employee benefit plan that gives worker ownership interest in the company in the form of shares of stock, ये हो गया employee stock action plan। Then employee stock purchase plan, परचेज याद रखना, तो एम्प्लॉय कैन परचेज कंपनी स्टॉक डायरेक्टली एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। एंड रेस्ट्रिक्टेड मींस रेस्ट्रिक्ट तो होगा कुछ, तो एम्प्लॉयज गेट इंसेंटिव फ्रॉम इक्विटी स्टॉक इन द फ्यूचर ओनली आफ्टर वेस्टिंग पीरियड। रेस्ट्रिक्टेड मतलब ये कि वेस्टिंग पीरियड की कुछ आपको पता है ना, कुछ चीजें क्लेम करने के लिए वी नीड सम मिनिमम पीरियड्स, कि इतने दिनों बाद ही आप ये एप्लीकेबल हो वगैरह वगैरह, ऐसा रहता है। तो दैट इज मीन बाय द सिंपल भाषा में वेस्टिंग पीरियड। तो याद रखना कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है वो हाँ इन फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ स्टॉक हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। एंड देन एम्प्लॉय परचेज वाले में हम खरीद सकते हैं कंपनी स्टॉक डिस्काउंट प्राइस में, राइट। रेस्ट्रिक्टेड मतलब हमें इंसेंटिव मिलेगी बट आफ्टर वेस्टिंग पीरियड, दैट इज द रेस्ट्रिक्टेड। तो ये टर्म्स कुछ ना, ये कीवर्ड्स याद रखना, देन यू विल बी मीन्स एबल टू मार्केट, राइट। पजल नहीं हो गए, थोड़ा सा ऐसा इंटर रिलेट करके पढ़ना, ओके। द नेक्स्ट न्यूज में टाइप्स ऑफ कमर्शियल टी इन मार्केट, ओके। तो ये टाइप्स ऑफ टी तो आ सकती है न्यूज में, है ना, कभी कभी पूछ लेते हैं कि टी कहाँ पे प्रोडक्शन होती है इंडिया में, ये सारे भी पूछ लेते हैं, तो यू हैव टू नो। तो टी की जो क्लासिफिकेशन होती है कि ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, किस पे डिपेंड करती है, डिग्री एंड पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन एंड फर्मेंटेशन द लीव्स हैव अंडरगॉन। ऑक्सीडेशन रेट एंड फर्मेंटेशन पे ये
क्लासिफिकेशन होती है जिससे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी मिलती है। जनरली तो 3 टाइप की होती है, ग्रीन, ब्लैक एंड लेसर नोन ओलोंग टी। ओके, तो इनके मैन्युफैक्चर एंड केमिकल कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ऑब्वियसली इसलिए कलर भी डिफरेंट है, राइट। तो ब्लैक टी कहाँ पे वाइडली यूज होती है? इंडिया। ग्रीन टी इज पॉपुलर इन चाइना, जापान, ताइवान। हालांकि इंडिया में भी तो अभी पीते ही है सब लोग, है ना, बट पॉपुलर कहाँ पे? चाइना, जापान एंड ताइवान। तो चाइना एंड ताइवान मेनली प्रोड्यूस ओलोंग टी। याद रखना, मेनली प्रोड्यूस अगर पूछा ना, देन यू हैव टू आंसर चाइना एंड ताइवान। या ओनली प्रोड्यूस अगर पूछा कि ओलोंग टी प्रोड्यूस इन चाइना ताइवान, ऑल्सो स्मॉल अमाउंट में इंडिया एंड श्रीलंका में भी होता है, बट मेनली प्रोड्यूस होता है चाइना एंड ताइवान। ओके, तो 80% जो है ना हमारी इंडिया, मतलब इंडिया नहीं, 80% ऑफ टोटल प्रोडक्शन वर्ल्ड में ब्लैक टी की है। सबसे ज्यादा कौन सी है? ब्लैक टी। ओके, 20% है ग्रीन टी एंड सबसे कम 2% है ओलोंग टी, BGO। ओके, तो ये याद रखना थोड़ा सा कि आपको अगर पूछ ले कि ग्रीन टी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है, आपको भी लगेगा हाँ आजकल वेट लॉस के लिए सारे लोग पीते हैं, ऐसा नहीं, सबसे ज्यादा ब्लैक टी का ही प्रोडक्शन होता है। तो ग्रीन टी जो होते हैं उसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन होता है, सबसे कम एंड सबसे ज्यादा किसमें होता है? ब्लैक टी, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। किस प्रोसेस के द्वारा बनता है? डिसरप्शन एंड लीफ मैक्रेशन। एंड ये जो ग्रीन टी होती है किस प्रोसेस के अंदर बनता है? रोस्टिंग और स्टीमिंग। तो ये नहीं जरूरी नहीं है, बट फिर भी योर फॉर योर नॉलेज ओनली मैंने दे दिया कि कभी क्या पता कुछ आ जाए ऐसा, तो यू विल बी एबल टू आंसर। ओके, एंड ओलोंग टी जो होती है, इसको देखो, ग्रीन टी की सबसे कम ऑक्सीडेशन, ब्लैक टी की सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन, एंड ग्रीन टी की क्या है पता है? बीच वाली जो ग्रीन टी एंड ब्लैक टी के बीच में एक रेंज होता है, उतना ही ऑक्सीडेशन उसे चाहिए, समवेयर बिटवीन द स्टैंडर्ड ऑफ ग्रीन एंड ब्लैक टी। एंड मोस्ट दार्जिलिंग टी जो होती है, लाइट टी ऑक्सीडेशन लेवल, वो किस चीज से सिमिलर होती है? ग्रीन और ओलोंग टी से सिमिलर होती है। चलो ये तो ऐसे ही फैक्ट दिया हुआ है। तो इन चाइना सेमी ऑक्सीडाइज टी को चाइना में क्या कहते हैं? जो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है बीच का, उसे कहते हैं ब्लू ग्रीन टी, सेलेडन टी या ब्लू टी। दिस इज ब्लू टी, यहाँ पे मैंने दिया ना, दैट इज चाइना में। ओके, और ओलोंग क्या होता है? स्पेसिफिकली फॉर सर्टेन सेमी ऑक्सीडेंट। तो बाकी जो सर्टेन सेमी ऑक्सीडाइज टीज होती है उनको हम ओलोंग टी कहते हैं, एंड चाइना में सेमी ऑक्सीडाइज टी को हम क्या कहते हैं? ब्लू टी। ओके, तो ये तो हो गया। और भी 3 टाइप के होते हैं जो चाइना में बेसिकली होती है। येलो टी, वो ऑक्सीडाइज तो नहीं होती, एंड ये चाइना में ही सिर्फ प्रोड्यूस होती है एंड बहुत ही कम एक्सपोर्ट होती है। एंड व्हाइट टी, ये भी थोड़ा बहुत कभी अगर ऑक्सीडाइज हो भी जाए, ये स्वीट एंड सब्टल फ्लेवर होती है एंड फर्मेंटेड, जिसे हम पुएट टी भी कहते हैं, पुएट टी। ओके, एरोमेटिक ब्लैक टी ओरिजिनेटिंग कहाँ पे? चाइना। ओके, सो येलो, व्हाइट एंड पुएट टी चाइना में। Okay, it is one of the fermented tea, that is pu'er tea is one of the exotic tea of China. देन आपका ये न्यूज़ APSC के लिए तो हेल्पफुल है, कभी अगर UPSC में भी आर्ट एंड कल्चर टाइप में पूछ ले कि बान थिएटर कहाँ पे, तो ये असम बेस्ड, याद रखना। ओके, तो ये हेमंत दत्त को मिला अभी रिसेंटली बान थिएटर अवार्ड, बट कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि फर्स्ट एवर बान थिएटर लोक शिल्पी बॉटा मीन्स बान थिएटर फोक आर्टिस्ट अवार्ड किसको मिला था? धनद पाठक, फॉर हर रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन किस फिल्म में? इन द फिल्म फील्ड ऑफ असामीज फोक सॉन्ग। उन्हें क्या कहा जाता है? एक्सप्रेस ऑफ फोक सॉन्ग्स भी कहा जाता है। तो ये चीज याद रखना, और ये फैक्ट भी याद रखना फॉर APSC कैंडिडेट्स, मैच द फॉलोइंग या टर्म्स क्वेश्चंस आते ही है कि पुरानी बाकुलर सुभाष, ये किसके द्वारा स्क्रिप्ट किया गया था? मृणाल कुमार बोरा। एंड कनाई किसके द्वारा स्क्रिप्ट किया गया था? आदित्य अंकुर ठाकुर, प्रियाक्षी मधुकाल्या एंड जागृति कनोदिया। ऐसे पर्सनैलिटी क्वेश्चन, किसने क्या किताब लिखा, कौन सा अवार्ड, ये आता है, तो APSC वालों ध्यान से ये नोट डाउन कर लेना। ओके, तो ये अवार्ड में एक्चुअली क्या क्या होता है? साइटेशन, क्लॉथ, गामोसा, मोमेंटो, बंडल ऑफ बुक्स, कैश अमाउंट, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी होता है ना। देन ये बान थिएटर अवार्ड के बारे में, बान थिएटर के बारे में जान लेते हैं। द सिग्निफिकेंट एंड लैंडमार्क डेवलपमेंट इन द कल्चरल लाइफ ऑफ असम क्या था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बान स्टेज, दैट इज बान थिएटर। कहाँ पे? तेजपुर। कब? 1906। ओके, तो ये डेवलपमेंट ऑफ सोशियो कल्चरल सिनारियो ऑफ असम, यू कैन कोट इट इन आर्ट एंड कल्चर वाला क्वेश्चन कि हम ऐसे थ्रू से अवार्ड फंक्शन के थ्रू से वी एनरिच अवर कल्चरल सिनारियो ऑफ असम, और UPSC बेस में ऑफ इंडिया भी आप ये एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये किस किंग के नाम पे पड़ा है? किंग बान, लेजेंडरी रूलर ऑफ तेजपुर, उनके नाम से पड़ा है बान थिएटर। ओके, एंड यहाँ से कुछ ग्रेट कल्चरल ट्रायो भी निकले थे ना, कि रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाल, कुलगुरु विष्णु प्रसाद रभा, नत्य सरिया फनी शर्मा ब्लोसम हियर ओनली। एंड मूवी सिराज किसके द्वारा डायरेक्टेड किया गया था? फनी शर्मा अलॉन्ग विद विष्णु रभा डायरेक्टेड द मोस्ट सक्सेसफुल एसएमएस मूवी, क्या नाम है?
सिराज। तो यूपीएससी वालों के लिए भी ये अगर ऐसा न्यूज में आता है कि ये पर्सनैलिटी किस चीज से रिलेटेड है, कहाँ से है, असम से है, रिलेटेड टू बान थिएटर, ऐसा अगर मैच द फॉलोइंग, देन वैसा मैच कर लेना है। पीएससी वाले के लिए तो ये पेज इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। यू नोट डाउन ऑल दिस फैक्ट्स और यू कैन स्क्रीनशॉट दिस स्लाइड, ओके। देन मैप इन न्यूज, ये इजराइल एंड हिजबुल्लाह में तो फाइटिंग चलती रहती है, मैं सिंपल भाषा में बोल रही हूँ, ओके, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से हंसी भी आए एंड समझ भी आए, ओके, ऐसा तो नहीं तो बोर हो जाओगे। तो न्यूज में क्या है, इजराइल हैज इशूड ए स्ट्रॉन्ग वार्निंग स्टेटिंग दैट इफ हमको आपसे वार करना पड़ा, ठीक है, अब युद्ध अगर हुई तो इट कुड रेजल लेबनन, पहले स्टोन एज की तरह लेबनन स्टेज में पहुंच जाएगी, मीन्स जितने भी डेवलप वो सारा सत्यानाश तो कर ही देंगे, ओके। तो ये तो हो गया, इनका डिस्प्यूट चलता ही रहता है लेबनन एंड ये साउथ बॉर्डर में। तो एक ब्लू लाइन याद रखना, जैसे मैकमोहन लाइन, बहुत सारे लाइन्स होते हैं, तो ब्लू लाइन किससे, कौन से कंट्रीज से रिलेटेड है, इजराइल एंड लेबनन, ओके। तो ब्लू लाइन यूएन के द्वारा ड्रॉ किया गया था, ये भी मतलब इजराइल एंड लेबनन का एक इशू है, वो कोई बोलता है ये लाइन है, कोई बोलता है वो लाइन है, तो ऑब्वियसली यू नो द इश्यूज रिगार्डिंग ऑल दिस लाइंस, राइट। तो ब्लू लाइन याद रखना, इजराइल एंड लेबनन के बीच है, इनका वार तो काफी पहले से ही चल रहा है, बट 2006 के वार के बाद तो और ज्यादा गहरा हो गया, राइट। तो स्मॉल, ये लेबनन है क्या, स्मॉल मिडिल ईस्ट नेशन, कहाँ पे सिचुएटेड है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडिटेरियन, ये मेडिटेरियन है, राइट। तो ईस्टर्न कोस्ट में है लेबनन, कौन सी कंट्री, नॉर्थ एंड ईस्ट दोनों साइड से कौन सा घेरा हुआ है, सीरिया, साउथ में क्या है, इजराइल, ओके। एंड मेरिटम, इट ऑल्सो शेयर्स मेरिटम बॉर्डर किसके, साइप्रस, ओके। तो साइप्रस दूर में, ये मैप थोड़ा सा दिमाग में रखना तो यू विल बी एबल टू आंसर इट, राइट। सीरिया, इजराइल, साइप्रस, मेडिटेरियन सी, लेबनन यहाँ पे, ओके। तो ये तो हो गया मैप इन न्यूज। आज का ये क्वेश्चन है जो पहले आ चुका है, यूपीआई की मोस्ट कॉन्सिक्वेंस, लाइकली कॉन्सिक्वेंस क्या है, जो हम यूपीआई के थ्रू पे करते हैं ना, क्या होता है सबसे ज्यादा, इसका आंसर बताना आप कमेंट सेक्शन में। जून मंथ में तो बताया नहीं, एटलीस्ट जुलाई से स्टार्ट करो यार, जो लोग देख रहे हो कमेंट में आंसर बताना, गलतियों से ही सीखते हैं। एंड ये लास्ट क्लास का आंसर कि एडुकेशन किस किस चीज में हम पाए थे, तो सभी में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 45 क्या कहता है कि एडुकेशन एंड चाइल्डहुड केयर, तो 6 इयर्स के नीचे तो एडुकेशन तो है ना। रूरल एंड लोकल बॉडी, शेड्यूल 11 एंड 12 में क्या कहता है, एडुकेशन तो इंक्लूड है ही ऑब्वियसली, लोकल गवर्नमेंट, फिर आप यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एडुकेशन तो रहना ही है यार, एडुकेशन इज मैंडेटरी, है ना। देन फिफ्थ शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल स्टेप्स, तो ए शेड्यूल एरिया किसी भी एरिया का मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट कैसा होगा, विद एडुकेशनल एडवांसमेंट ओनली। नहीं भी पढ़े हो फिर भी कॉमन सेंस आंसर राइट कर सकते हो। सिक्स शेड्यूल, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, कौन कौन सी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो वो लोग अपना लॉ बना सकते हैं एडुकेशन, ऑब्वियसली क्यों नहीं बना सकते, एडुकेशन लॉ अगेन बना तो सकेंगे ना अपने हिसाब से, स्टेट के डिमांड्स के हिसाब से। देन सेवेंथ शेड्यूल, वहाँ क्या होता है, 3 लिस्ट है ना, कॉन्करेंट, सेंटर एंड स्टेट लिस्ट, तो लिस्ट में तो होता ही है, कॉन्करेंट लिस्ट में एडुकेशन है, पहले स्टेट लिस्ट में था एडुकेशन, व्हेन आर्टिकल 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा कॉन्करेंट लिस्ट में एडुकेशन को इंक्लूड किया गया। तो आज के लिए इतना ही, आई होप यू एंजॉय द सेशन, अगर एंजॉय किए तो फिर से नेक्स्ट क्लास में आना एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना आंसर, ओके। सो चलो, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी स्टडिंग।